अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी एंड जेआरएफ के सिलेबस से रिलेटेड है। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल इनके तीसरे अफसाने यानी कि बदनसीब माँ को। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं बदनसीब माँ में क्या स्टोरी है। तो पंडित अयोध्यानाथ का इंतकाल हुआ तो सब ने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और 1 लड़की, असासा भी काफ़ी, पुख्ता मकान, 2 बाग, कई हज़ार के जेवर और 20,000 नकद। बेवा फूलमती को सदमा होना तो लाजमी था और वो कई दिन तक बेहाल रही, लेकिन जो उन बेटों को सामने देखकर उसे तशफ़ी हुई। चारों लड़के एक से एक सआदतमंद, चारों बहुएं एक से एक फर्माबरदार। जिस वक्त फूलमती चारपाई पर लेटती तो बारी बारी से उसके पांव दबाती। वो स्नान करके उठती तो उसकी सारी धोती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए का नौकर था। दूसरा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं तिब खोलने की फिक्र में था। तीसरा उदयनाथ बीए में फेल हो गया था और अखबारों में मज़ामीन लिखकर अपना जेब खर्च निकाल लेता था। सबसे छोटा सीतानाथ चारों में ज़हीन और होनहार था और इमसाल बीए अव्वल दर्जे में पास करके एमए की तैयारी में मसरूफ़ था। किसी में वो लाउबालियाँ ना थीं, ना फजूल खर्चियाँ, ना कम अंदेशियाँ जो वालदैन को जलाती हैं और ख़ानदान को तबाह करती हैं। बुढ़िया घर की मालकिन थी, अगरचे कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। फूलमती में वो हुकूमत पसंदी ना थी। वो बुढ़ापे को सख्त गिर बना दिया करती है, मगर उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई लड़का नाश्ता नहीं मंगा सकता था। शाम का वक्त था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्म भोज होगा, बरादरी की दावत होगी। उसकी तैयारियां हो रही थी। फूलमती हुजरे में बैठकर देख रही थी कि पल्लेदार बोरों में आटा ला कर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, सब्जी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही की मटकियां सब चली आ रही हैं। महाब्रह्मण के लिए दान की चीज़ें लाई गई हैं, बर्तन, पलंग, बिस्तर, कपड़े वगैरह सब। मगर फूलमती को कोई चीज़ें नहीं दिखाई गई। हस्बे ज़ाब्ता सब चीज़ें उसके पास आनी चाहिए थी। वो हर एक चीज़ को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मकदार में कमी बेशी करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता, मगर उसे दिखाने की किसी ने ज़रूरत ना समझी। अच्छा, और आटा 3 ही बोरी क्यों आया? उसने तो 5 बोरियों के लिए कहा था। घी के भी 5 कनिस्तर आए। उसने 10 कनिस्तर मंगवाए थे। शायद सब्जी, दही, शक्कर वगैरह में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में मुदाखलत की? जब उसने बात तय कर दी तो किसी को क्या हक है कि उसमें कमी बेशी करे? आज 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फैसला नातिक था। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मैन मेख ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ देते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है। वो उसे क्यों कर बर्दाश्त कर सकती है? वो कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, पर आखिर उससे ना रहा गया। खुद परवरी उसकी फितरत सानी बन गई थी। गुस्से में भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरे लाएं? मैंने 5 बोरों के लिए कहा था, और घी भी 5 कनिस्तर। तुम्हें याद है मैंने 10 कनिस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसकी आत्मा पानी को तरसे तो कितने शर्म की बात है। कामतानाथ ने माजरत नहीं की, अजरे गुनाह नहीं किया, नादिम भी नहीं हुआ, फौरन तकसीर की तलाफी करने नहीं दौड़ा। 1 मिनट तो बागियाना अंदाज से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 कनिस्तर घी काफ़ी है। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती तेज़ होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है, क्यों नहीं? लेकिन इतना नफ़ा नुकसान तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह तकने लगी।
इस जुमले का मतलब उसकी समझ में ना आया। अपना नफ़ा नुकसान, ये अपना क्या भला है? उसका वजूद कब से हुआ? इस घर के नुकसान की जिम्मेदारी उसके सर है। दूसरों को ख्वाह वो उसके पेट के लड़के ही क्यों ना हों, उसके फैसले में दखल देने का क्या हक है? लौंडा इस तरह जवाब दे रहा है गोया घर उसका है। उसने मर कर ये घर गृहस्थी जमा की है। मैं तो गैर हूँ, ज़रा उसके खुद सरी तो देखो। उसने तहमकाने लहजे में कहा, मेरे नफ़ा नुकसान के ज़िम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे इख्तियार है, मैं जो मुनासिब समझूँ वो करूँगा। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 कनिस्तर घी और लाओ, और आइंदा से खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। उसने अपने ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा तंबिया कर दी है और अब वहाँ खड़े होने की ज़रूरत ना समझकर वो अपने हुजरे में चली आई। हालांकि कामतानाथ अभी वहीं खड़ा था और उसके चेहरे से ऐसा मुतरशह हो रहा था कि उसे उस हुक्म की तामील में कुछ उज़र है। मगर फूलमती मुतमईन बैठी थी। इतनी तंबिया पर भी किसी को उसकी नाफरमानी की जुरात हो सकती है, ये उसके जहन में ना आया। मगर रफ्ता रफ्ता उस पर अब हकीकत खुलने लगी थी कि उसके घर में उसकी वो हैसियत नहीं रही जो 10-12 रोज़ पहले थी। रिश्तेदारों के यहाँ से नवेद में घी, शक्कर, मिठाई वगैरह आ रही थी। बड़ी बहू इन चीज़ों को ख़ास अंदाज से संभाल कर रख रही थी। तीनों छोटी बहुएं भी भंडारे में घुसी हुई थीं। कोई भी फूलमती से पूछने नहीं आता। बरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं वो कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा मुहतमिम है, दिन भर भंग पिए पड़ा रहता है, और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझ सकती है? भद होगी और क्या। सबके सब खानदान की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी, तब इधर उधर भागे फिरेंगे। इन कामों के लिए बड़ा तजुर्बा और सलीका चाहिए। कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगी और मारी मारी फिरेगी। कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को क्या हो गया है? अच्छा, बड़ी बहू सैफ क्यों हो रही है? वो सैफ को क्यों अच्छा बड़ी बहू सैफ क्यों खोल रही है? वो सैफ को मेरी मर्ज़ी के बगैर खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है ज़रूर, लेकिन जब तक मैं रुपए ना निकलवाऊं वो संदूक नहीं खोल सकती। आज इस तरह खोल रही है गोया सब कुछ वही है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। उसने बड़ी बहू के पास जाकर तंद लहजे से कहा, सैफ क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने बेबाकाना अंदाज से कहा, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया? अब मैं क्या जानूं? जाकर अपने लड़कों से पूछो। फूलमती फिर आकर अपनी कोठरी में बैठ गई। उस वक्त बिगड़ने का मौका ना था। घर में मेहमान भरे हुए थे। अगर उस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही तो कहेंगे कि पंडित के मरते ही उसके घर में फूट पड़ गई। खून का घूंट पी पी कर रह जाती है। जब मेहमान रुखसत हो जाएं तब वो एक एक की खबर लेगी, देखेगी उस वक्त लड़के क्या बातें बनाते हैं। उस अरसे में वो कार पर्दाजों के बेकायदगियों और फजूल कारियों और गलतियों का मुबसराना निगाहों से मुशाहिदा कर रही थी। 12 बजते बजते दावत शुरू हुई। सारे बरादरी के लोग एक बारगी खाने के लिए बुला लिए गए। फूलमती खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। सहन में मुश्किल से 250 आदमी बैठ सकते हैं, ये सारी बरादरी कैसे बैठेगी? 2 नबकतों में लोग बैठते तो क्या बुरा था? यही तो होता, 2 की जगह 4 बजे ख़त्म होती। मगर यहाँ तो सबके सोने की फिक्र पड़ी हुई है। दफतन शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी से नमक पीसने गई। फूलमती गुस्से से होंठ चबा रही थी, मगर इस मौके पर जुबान ना खोल सकती थी। बारे नमक पिसा और पतीलियों में डाला गया। यकायक फिर शोर मचा। पानी गर्म है। घर में बर्फ ना थी। आदमी बाजार दौड़ा गया। बाजार में इतनी रात गए, बर्फ कहाँ? आदमी नाकाम लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी बद इंतज़ामी उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सबको मालिक और मुंतजिम बनने की धुन है। बर्फ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की किसी को भी सुध ना रही। सुधर कहाँ से आए?
जब किसी को गप मारने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहते होंगे, दावत करने चले थे और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर क्यों घर में हलचल मची? अरे गजब, किसी के शोरबे में एक मरी चूहिया निकल आई। या भगवान, अब तुम ही आबरू रखियो। छी, इस फूहड़पन की भी कोई हद है। सारे मेहमान उठे जा रहे हैं, ना उठे तो क्या करें? आंखों से देखकर मक्खी कौन निगलेगा? फूलमती के दिल में ऐसा उबाल उठ रहा था कि दीवार से सर टकरा ले। मजनूनाना हालात में बार बार सर के बाल नोचती थी। अभागे दावत का इंतजाम करने चले थे। सारा घर इधर सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वो अलग, अब उससे जब्त ना हो सका। मेहमान उठ चुके थे। पतलियों में खाना ज्यों का त्यों पड़ा था। चारों लड़के आंगन में नादिम खड़े थे। एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। उसी वक्त फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुंह में कालिक लग गई कि नहीं, या अभी कुछ कसर है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हफ्तों उस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को कुछ शर्मो हया तो है नहीं? तुम्हें क्या, आत्मा तो उसकी रो रही है जिसने जिंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दिया। हम सब मानते हैं बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए आदमियों को हलाल कर डालोगी? सभी से गलतियां होती हैं, पछताने के सिवा आदमी और क्या करता है? किसी की जान तो नहीं मारी जाती। आदमी गलतियों से ही तो सीखता है। बड़ी बहू ने फरमाया, हम क्या जानते थे कि बीबी यानी नंद कमला से इतना ज़रा सा काम ना होगा। चूहिया तरकारी में बैठी होगी। इन्होंने टोकरी को बगैर देखे भाले कढ़ाव में डाल दिया। कामता नाथ ने बीवी को डांटा, उसमें ना कमला का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। इत्तेफाक है, इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उंडेल दिए जाते हैं। इसमें किसी जग हंसाई और किसी नक्कटाई, कैसी जग हंसाई और कैसी नक्कटाई। तुम ख्वाह मख्वाह जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कांता, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चूटे और आटे में घुन, ये सब तो नहीं देखे जाते। हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई, वरना चुपके से चूहिया पकड़ कर निकाल देते, किसी को खबर तक ना होती। फूलमती उसको पर इस्तेजाब से बोली, क्या सबको चूहियाँ खिलाकर उनका धर्म ले लेता? कामतानाथ माँ की तरफ निगाह मलालत से देखकर बोला, क्या पुराने ज़माने की बातें कर रही हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। ये धर्म महात्मा लोग तो पत्तल से उठ उठ कर गए हैं। उनमें ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का गोश्त ना खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से नहीं बचते। क्या वो ज़रा सी चूहिया उन सब से नापाक है? फूलमती के पास ऐसी खट हुज्जतों का जवाब ना था। अपना सा मुँह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का वक्त है। चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे थे कि बड़ी बहू भी उस मजलिस में शरीक हैं। कामता ने मसनद पर टिक कर कहा, मैं तो कुमुद की शादी में अपने हिस्से की एक पाई भी नहीं दे सकता। आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो यहाँ किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हज़ार ही तो एक एक के हिस्से में आते हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5 हज़ार की ज़रूरत है। दयानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फ़िक्र है। 5 हज़ार अपने होंगे तो 5 हज़ार का कोई साझी और मिल जाएगा। तो मैं अपने रुपए में से एक कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामता, दादा ने 5 हज़ार जहेज ठहराया था। उसकी ज़रूरत ही क्या है कि पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो। लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब घर में भी रह सकती है, बदनसीब हो तो राजा के घर में भी रोती रहेगी। ये तो नसीबों का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, यह तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय की हुई सगाई तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5 हज़ार की जगह 3 हज़ार ले लें। इस तरह 5 हज़ार में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से के सब रुपए दे दूंगा। कामता नाथ ने खिसियाकर भाइयों से कहा, सुनते हो उसकी बातें? उमा, जब ठोकरें खाएंगे तो आंखें खुलेंगी।
कामता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारी तालीम के जिम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, और जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए कल वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र खर्च के लिए रुपये कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? कामता, और वजीफ़ा तुम्हें मिलेगा? कहो मैं आज लिख दूँ। इस दलील से सीतानाथ को भी तोड़ लिया। फिलवाक़े अगर उसे सरकारी वजीफ़ा मिल गया तो 4-5 हज़ार तैयारियों के लिए दरकार होंगे। कुमुद के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पामाल करे। बोला, हाँ ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो उसकी एक सूरत यही है कि कुमुद की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1,000 से ज़्यादा कम किसी तरह खर्च नहीं कर सकते। पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? एमए बीए ना सही, जजमानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं। उम्र भी अभी 40 साल से ज़्यादा ना होगी। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है वो बगैर जहेज़ के राज़ी हो जाएंगे। कामता, ये ना कहो। वो आज चाहें तो 1,000-2,000 पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे। तो यही सलाह कि मुरारी लाल को जवाब दिया जाए और दीनदयाल के साथ सगाई की जाए। दया, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है, उनकी तो जैसे अकल घास खा गई है। वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। ये नहीं समझती कि वो ज़माना नहीं रहा। उमा, वो मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। हाँ ये मुमकिन है, जेवर पर उनका पूरा इख्तियार है, ये उनका स्त्री धन है, वो जो चाहें कर सकती हैं। दयानाथ, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा ही की कमाई है। कामता, किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज़ होती है। उमा, ये सब कानूनी गोरख धंधे हैं, स्त्री धन कोई चीज़ नहीं। गहने 10,000 से कम के नहीं हैं। इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी बहाने से ये गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र ना करो वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाएं तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी? दया, हाँ ये तरकीब अच्छी है। कांता, मुझे धोखे की चाल मुनासिब नहीं मालूम होती है। जिस पर हमारा हक है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, और जिस पर हमारा हक नहीं उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। दयानाथ, तो आप अलग बैठे, मैं जाकर कहता हूँ कि मैंने एक अखबार में मजमून लिखा था, उस पर सरकार मुकदमा चला रही है, 5,000 की ज़मानत देनी पड़ेगी। आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी। आप लोग भी कुछ नमक मिर्च मिला दीजिएगा। कामता, ना भैया, मैं इस काम के करीब ना जाऊंगा। सीता, मेरा भी इस्तीफा है। उमा, इन लोगों को जाने दो जी, हम और तुम मिलकर रंग जमा लेंगे। ये धर्मात्मा लोग हैं भैया, नौकर ही हैं। सीता को वजीफा मिलने वाला है, ज़रूरत तो हमें और तुम्हें है। बड़ी बहू ने फरमाया, 50 रुपये के ही तो नौकर हैं या और कुछ। इतने दिन मुझे आए हो गए हैं, पीतल का एक छल्ला भी ना बनवाया, तौफीक ही ना हुई, आज धर्मात्मा बने हैं। उमा, अम्मा के जेवर मिल जाएंगे तो उनका हार तुम्हें दे दूंगा, भाई खातिर जमा रखो। बड़ी बहू, मिल चुके, वो गड़ नहीं जो चींटे खा जाएं, वो गुड़ नहीं जो चींटे खा जाएं। अच्छा, तो इसी बात पर अभी जाता हूँ, जेवर लेकर आ जाऊंगा तो मुंह ना दिखाऊं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि दयानाथ की कौड़ी चट पड़ी। माँ का ममता भरा दिल बेटे की मुसीबत देखकर क्यों ना पसीजता। फूलमती ये दास्तान सुनते ही बावली हो गई। उस पर उमानाथ ने और भी रद्दा जमाया, अगर सुबह 10 बजे तक रुपए दाखिल ना हुए तो हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। बैंक से रुपए तो अभी मिल नहीं सकते, महीनों खतों किताबत होगी, विरासत का फैसला हो जाएगा तब कहीं जाकर रुपए मिलेंगे। फूलमती को ये कब बर्दाश्त हो सकता था कि उसके जेवर के होते उसके बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं। सारे जेवर निकाल कर दयानाथ को दे दिए। इस तरह अपनी माँ की गर्दन पर खंजर चलाकर दोनों नाखल्फ खुश खुश भाइयों के पास लौट आए।
2-3 महीने और गुजर गए। जेवर पर तसर्रुफ करके चारों भाई अब माँ की दिलजोई करने लगे। अपनी बीवियों को समझाते रहते कि अम्मा का दिल ना दुखाएं। अगर उसकी तशबीह थोड़ी सी जाहिरदारी से हो जाती तो उसमें क्यों कमी की जाए। चारों करते अपने दिल की, मगर माँ से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि उनकी बातों में आ जाती और हर एक बात में रजामंद हो जाती। बाग का फरोख्त करना उसे बहुत नागवार गुजरता था, लेकिन चारों ने ऐसी बंदिशें बांधी कि उसे बै करने पर राज़ी हो गई। हाँ, कुमुद की शादी के मामले में बेटों ने उसका इत्तेफाक ना हुआ। वो कहती थी कि शादी मुरारी लाल के लड़के से ही होगी। चारों भाई पंडित दीनदयाल से करना चाहते थे। एक दिन इस बात पर तकरार की नौबत आ गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं है? तुम्हें 10,000 का एक बाग मिला, 25,000 का मकान, 20,000 नकद में से क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता नाथ ने नरमी से कहा, अम्मा, कुमुद हमारी बहन है और हम अपने मकदूर भर कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसे नुकसान हो। लेकिन हिस्से की जो बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जब जिंदा थे तब और बात थी, अब तो हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करना पड़ेगी। जो काम 1,000 से हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। उमानाथ ने तस्हीह की, 5,000 क्यों साहब, 10,000 कहिए। दावत ज़ियाफ़त रस्म रसूम में क्या 5,000 भी खर्च ना होंगे? कामता, हाँ ठीक है, 10,000 ही समझो। 10,000 रुपये एक शादी में खर्च करने की अब हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने ज़िद पकड़कर कहा, शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी, चाहे 5,000 खर्च हों चाहे 10,000। मेरे शौहर की कमाई है, मैंने मर कर जोड़ा है, अपनी मर्जी से खर्च करूँगी। तुमसे मांगने जाऊँ तो मत देना। कामता नाथ को अब तक हकीकत के इजहार के सिवा चारा ना रहा। बोले, अम्मा तुम ख्वाह मख्वाह बढ़ाती हो। जिस रुपये को अब तुम अपना समझती हो वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। एक एक पाई हमारी है, तुम हमारी मर्जी के बगैर उसमें से खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। बोली, क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही रुपए अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। कांता, वो रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हैं। फूलमती, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। कामता, नहीं, दादा के मरते ही सब कुछ हमारा हो गया। उमा, अम्मा कानून तो जानती नहीं, ख्वाह मख्वाह उलझती हैं। फूलमती की बेनूर आंखें शोले की तरह दमक उठी, चेहरा लाल हो गया। बोली, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, ऐसे कानून में आग लगे। मैं ऐसे लचर कानून को नहीं मानती। ये कानून है कि गले पर छुरी फेरना है। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ ना थे। मैंने पेट और तन काट काट कर ये रुपए जमा किए हैं, नहीं तो आज इस घर में धूल उड़ती होती। घर ही कहाँ होता। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए छू नहीं सकते। मैंने तुम चारों की शादी में 10-10 हज़ार खर्च किए हैं। तुम्हारी पढ़ाई में भी 5-5 हज़ार से कम खर्च ना हुए होंगे। कुमुद भी तो मेरे ही पेट से पैदा हुई है, उसकी शादी में भी 10,000 खर्च करूँगी। जो कुछ बचेगा वो तुम ले लेना। उमानाथ ने झल्लाकर कहा, भाई साहब, आप नाहक अम्मा के मुंह लगते हैं। चलकर मुरारी लाल को खत लिख दीजिए, तुम्हारे यहाँ शादी ना होगी। दीनदयाल के पास आज ही पैगाम भेज दीजिए, अम्मा को बकने दीजिए। ये कानून कायदा तो जानती नहीं, बेकार बहस करती हैं। फूलमती ने जब्त करके कहा, अच्छा क्या कानून है, ज़रा मैं भी सुनूं। उमा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है, अम्मा का हक सिर्फ गुजारा लेने का है। फूलमती ने पूछा, किसने बनाया है ऐसा कानून? उमा, हमारे ऋषियों ने, महाराज मुनियों ने, और किसने? फूलमती एक लम्हा खामोश होकर बोली, तो मैं इस घर में तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। उमा, तुम जैसा समझो। फूलमती, घर मैंने बनवाया है, रुपए मैंने जोड़े, बाग मैंने खरीदा और आज उसी घर में मैं गैर हूँ। मन्नू ने यही कानून बनाया है। अच्छी बात है, अपना घर बार लो, मेरी जान छोड़ो। इस तरह मोहताज बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। उससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वाह रे अंधेर,
میں نے ہی درخت لگایا اور میں ہی اس کا پتا نہیں توڑ سکتی۔ میں نے گھر بنوایا، میں ہی اس میں نہیں رہ سکتی۔ اگر یہی قانون ہے تو اس میں آگ لگ جائے۔ اگر میں جانتی کہ میری یہ درگت ہونے والی ہے تو ساری جائیداد اپنے نام کرا لیتی۔ چاروں نوجوان پر ماں کی اس تندی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قانون کا فولادی ذرہ ان کی حفاظت کر رہا تھا، ان کچے لوہے کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ شام ہو گئی تھی۔ دروازے پر نیم کا درخت سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے پتوں میں بھی حس نہ تھی۔ رخصت ہونے والے آفتاب کی ٹھنڈی کرنیں جیسے جائے پناہ ڈھونڈتی پھرتی تھیں۔ پھولمتی آہستہ سے اٹھ کر اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ پھولمتی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شوہر کے مرتے ہی اپنے پیٹ کے جنے لڑکے اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کا اسے کبھی خواب میں بھی گمان نہ ہوا تھا۔ جن لڑکوں کو اس نے خون جگر پلا پلا کر پالا، جس پر اسے اتنا غرور تھا، وہی آج اسے یوں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ واہ رے زمانے کی خوبی! اب اس گھر میں رہنا اسے عذاب معلوم ہوتا تھا۔ جہاں اس کی کچھ قدر نہیں، کچھ گنتی نہیں، وہاں لاوارثوں کی طرح پڑی روٹیاں کھائے، یہ اس کے خوددار طبیعت کے لیے حد درجہ گراں تھا۔ مگر چارہ ہی کیا تھا؟ وہ لڑکوں سے الگ ہو کر رہے بھی تو کس کی ناک کٹے گی؟ زمانہ اسے تھوکے گا تو کیا، اور لڑکوں کو تھوکے تو کیا، بدنامی تو اس کی ہے۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ 4 جوان بیٹوں کے ہوتے بڑھیا الگ پڑی ہوئی مزدوری کر کے پیٹ پال رہی ہے۔ جسے اس نے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا، وہی اب اس پر ہنسیں گے۔ نہیں، یہ ذلت اس بے کسی کی ذلت سے کہیں زیادہ دلکش تھی، دل شکن تھی۔ اب اسے اپنے آپ کو ایک نئے طرز عمل کا عادی بنانا پڑے گا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، اسے اب نئے ماحول کے اندر زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اب تک مالکن رہی، اب لونڈی بن کر رہنا پڑے گا۔ ایشور کی یہی مرضی ہے۔ اپنے بیٹوں کی لاتیں اور باتیں غیروں کی لاتیں اور باتوں کے مقابلے میں پھر بھی غنیمت ہیں۔ وہ بڑی دیر تک منہ ڈھانپے اپنی اس بے کسی پر روتی رہی۔ ساری رات اسی روحانی کوفت میں گزر گئی۔ جاڑوں کی صبح آہستہ آہستہ ڈرتی ڈرتی تاریکی کے پردے سے نکلی، جیسے کوئی قیدی چھپ کر جیل سے نکل آیا ہو۔ پھولمتی آج معمول کے خلاف تڑکے ہی اٹھی۔ رات بھر اس کا روحانی تناسخ ہو چکا تھا۔ سارا گھر سو رہا تھا اور وہ آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ رات بھر شبنم میں بھیگی ہوئی پختہ زمین اس کے ننگے پیروں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ پنڈت زندہ تھے تب اسے بہت سویرے نہ اٹھنے دیتے تھے۔ ٹھنڈا سے بہت مضر تھی، مگر اب وہ دن نہیں رہے۔ جھاڑو سے فرصت پا کر اس نے آگ جلائی اور کنکریاں چننے لگی۔ رفتہ رفتہ لڑکے جاگے، بہوئیں اٹھیں۔ سبوں نے بڑھیا کو سردی سے سکڑے ہوئے کام کرتے دیکھا، پر کسی نے یہ نہ کہا کہ اماں کیوں ہلکان ہوتی ہو۔ شاید وہ بڑھیا کی اس بے کسی پر دل میں خوش ہو رہے تھے۔ آج سے پھولمتی کا یہی وتیرہ ہو گیا کہ جو کچھ بن پڑے گھر کا کام کرنا، سارے گھر کی خدمت کرنا اور انتظامی امور سے الگ رہنا۔ اس کے چہرے پر جو ایک خودداری کی جھلک نمایاں تھی، اس کی جگہ ایک حسرت ناک بے بسی چھائی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں بجلی جلتی تھی وہاں اب تیل کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، جس کے بجھانے کے لیے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا کافی تھا۔ بھائیوں نے طے شدہ تجویز کے مطابق مراری لال کو انکاری خط لکھ بھیجا۔ دین دیال سے کمود کی شادی ہو گئی۔ دین دیال کی عمر 40 سے کچھ زیادہ تھی اور خاندانی وجاہت میں ہٹے تھے، لیکن روٹی دال سے خوش تھے۔ بغیر کسی قرار کی شادی منظور کر لی۔ تاریخ مقرر ہوئی، بارات آئی، شادی ہوئی، کمود رخصت ہو گئی۔ پھولمتی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے کون جان سکتا ہے؟ کمود کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اسے بھی کون جان سکتا ہے؟ لیکن چاروں بھائی بے حد خوش تھے، گویا ان کے پہلو سے کانٹا نکل گیا ہو۔ شریف خاندان کی لڑکی گھر والوں کی رضا میں راضی تھی۔ تقدیر میں آرام لکھا ہوگا، آرام کرے گی، تکلیف لکھی ہوگی، تکلیف اٹھائے گی۔ گھر والوں نے جس سے شادی کر دی اس میں 1000 عیب ہوں گے، تو یہی اس کا معبود، اس کا مالک۔ انحراف اس کے وہم و گمان سے باہر تھا۔ پھولمتی نے کسی کام میں دخل نہ دیا۔ کمود کو کیا دیا گیا، مہمانوں کی کیا خاطر مدارت کی گئی،
किस के यहाँ से नवेद में क्या आया, उसे किसी अमर से सरोकार ना था। उससे कुछ सलाह भी ली गई तो यही कहा कि बेटा तुम लोग जो कुछ करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए दरवाजे पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी तो वो उसे अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 50 रुपये और 2-4 जेवर उसके पास बच रहे थे बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो दिल की दिल ही में रह गई। नहीं तो आज क्या तुम्हारी शादी इस तरह होती और तुम इस तरह विदा की जाती। कुमुद ने रुपए और जेवर आंचल से निकालकर माँ के कदमों पर रख दिए और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारी आशीर्वाद लाखों रुपए के बराबर हैं। तुम इन चीज़ों को अपने पास रखो, नहीं मालूम अभी तुम्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद, चल जल्दी कर, साथ टली जाती है। वो लोग जल्दी मचा रहे हैं, फिर तो 2-4 महीने में आएगी ही। जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती ने दिल को संभाल कर कहा, मेरे पास अब क्या है बेटा जो मैं उसे दूंगी। जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद रुखसत हो गई। फूलमती पुछाड़ खाकर गिर पड़ी। 1 साल गुजर गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से वसी और हवादार था। उसने उसे बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया और एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी जैसे कोई भिखारन हो। लड़कों और बहुओं से उसे अब कोई ताल्लुक न था। वो अब घर की लौंडी थी। घर के किसी फर्द से किसी मामले से दिलचस्पी न थी। वो जिंदा सिर्फ इसलिए थी कि उसे मौत न आती थी। खुशी और रंज का उसके ऊपर कोई असर न था। उमानाथ का तिब खुला, अहबाब की दावत हुई। दयानाथ ने अखबार जारी किया, फिर जलसा हुआ। सीतानाथ का वजीफ़ा मिला, वो विलायत पढ़ने गया। फिर जश्न हुआ। कांतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञवित हुआ, खूब धूमधाम हुई। फूलमती के चेहरे पर मुसरत की खफीफ सी झलक भी नजर न आई। उमानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहे। दयानाथ ने एक मजमून लिखा और दफ़ा 144 में 6 महीने के लिए जेल चले गए। उमानाथ ने एक मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और साल भर के लिए मुअत्तल कर दिए गए। पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाइयाँ तक न पड़ी। उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की दिलचस्पी, कोई आरजू, कोई फिक्र न थी। बस चौपायों की तरह काम करना और खाना, यही उसकी ज़िंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है मगर खाता है दिल से। वो बेकहे काम करती थी मगर खाती थी जहर के नवालों की तरह। महीनों सर में तेल ना पड़ता, महीनों कपड़े ना धुलते, कुछ परवाह नहीं। उसमें एहसास ही गोया फना हो गया था। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आसमान पर मटियाले बादल, ज़मीन पर मटियाला पानी, नम हवा सीनों में बलगम और कफ भरती फिरती थी। मेहरी और कहारन दोनों बीमार पड़ गए। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया। आग जलाई, पतेलियाँ चढ़ा दी और गंगा से पानी लाने चली। कामतानाथ रोज़ाना गंगा जल पीते थे। नल का पानी उन्हें मुआफिक न था। कामतानाथ ने चारपाई पर बैठे बैठे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। कहार और मेहरी आज दोनों गायब हैं। फूलमती ने मटियाले आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी, तुम भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके तिब में कुछ नफ़ा ना होता था, इसलिए बहुत परेशान रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत कर चुकी है, उसका खामियाजा उठाने दो। गंगा बढ़ी हुई थी, मालूम होता था समंदर है। उफक पानी के साहिल से मिला हुआ था। किनारे के दरख्तों की सिर्फ फंगियाँ पानी के ऊपर नजर आती थीं। फूलमती कलसा लिए हुए सीढ़ियों के नीचे उतरी, पाँव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 बंदे
चलाए, अरे बढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी अरे बुढ़िया डूबी जाती है। दो चार आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, इन बल खाती हुई लहरों में, जिन्हें देखकर ही इंसान सहम उठता था। एक ने पूछा, ये कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की बेवा है। अयोध्यानाथ तो बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, उसकी तकदीर में ठोकर खाना लिखा था। उसके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब हैं भाई, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। तो यहाँ पे अफसाने का अख्तिताम होता है।